जस्ट को ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर बड़ी बहस इंटर्म बजट पर बड़ी बहस पे एक मरतबा फिर आपका स्वागत है। और एक मरतबा फिर हम आपको बताते हैं कि अहम पहलू बजट के क्या है। पहले तो ये मैं बता दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है बजट में। 4% पूरे बजट का कंपोनेंट जो है सैलरी में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। 8% अदर एक्सपेंडिचर यानी दूसरे जो खर्चे हैं उसका जो 8% बजट का पूरा हिस्सा है वो अदर एक्सपेंडिचर में चला जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांजैक्शन उसमें 9% चला जाता है। 7% जो है सब्सिडी यानी जो हम सब्सिडी देते हैं वो 7% चली जाती है। और 20% हम इंटरेस्ट पे करते हैं जो हम लोन लेते हैं बाहर दूसरे बैंकों से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बोझ हम पर पड़ रहा है। बजट के जो मेन फीचर्स हैं वो हम आपको बताते हैं। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम है। 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी, ये पहले भी मैंने बताया था। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक उनके लिए बता रहा हूँ। 4000 रेल कोच बंदे भारत में बदलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाएगा। बजट में महिलाएं बच्चों पर ध्यान रखा गया है। मिडिल क्लास के लिए आवास की योजनाएं हैं और 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। भ्रष्टाचार और भतीजावाद को ख़त्म करने की बात की गई है और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र ये निरंतर जारी है। पिछले 5 सालों में 61% बजट बढ़ा। ये स्वाभाविक सी बात है। 12 से 13% हर साल बढ़ता ही है। 2021 में 30 करोड़ 42 लाख था। 2021-22 में 37 करोड़ 93 लाख था। 2022-23 में 41 करोड़ 87 लाख था। 2023-24 में 45 करोड़ और 3 लाख था। तो दर्शकों इस तरीके से हमने पूरा विवरण आपको बताया। लेकिन जगदीप जी से शुरुआत करेंगे क्योंकि जगदीप आए हैं देरी से। जगदीप ये अपने आपके खास मित्र हैं अभिजीत जसरोटिया जी ने कहा था कि एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते, अंत्योदय का नाम दिया उन्होंने शुरुआत। एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, जिन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया था कंप्यूटर में। उनका कहना है कि वो कहते थे कि 1 रुपया आता है तो नीचे 10 पैसे ही जाते हैं। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। इससे पहले कि हम ये डिबेट शुरू करें मैं एक अपने मन की बात कहना चाहूँगा। क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ होर्डिंग आपने लगाई है, इसमें मोदी जी को और राहुल गांधी जी को बराबर स्थान मिला है। लेकिन जो 2 जननायक आपने जम्मू के दिखाए हैं तो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव तो मस्ट बी प्लेस्ड बीइंग अ मेन अपोजिशन पार्टी। बाकी ठीक है, ये बात अभिजीत जी ने पहले भी 2-3 मरतबा की है तो कुछ आंकड़े मैं भी लेके आया हूँ जो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ दर्शकों के सामने रखूँ। चूँकि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। विनोद जी आपने देखा होगा आज से करीब 5 से 7 दिन पहले यूपी और हरियाणा से 10,000 जो नौजवान हैं उनको इजराइल जैसी ऐसी स्थिति में इजराइल है वहाँ भेजने की बात की गई। अब मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं जी। देखिए हर घंटे में 2 यंगस्टर्स जो हैं दे आर कमिटिंग सुसाइड, 1 फार्मर। ये देखिए हमें इसे हम दरकिनार नहीं कर सकते। अब मैं कॉमन मैन का जो टैक्स का परसेंटेज है, चूंकि आज बजट की बात हो रही है, तो दैट इज राउंड अबाउट 55%। और अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को देखें तो वो इस लेस देन 3% ओनली। ये भी एक बड़ा डिफरेंशिएशन है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कंजम्पशन का बड़ा शोर रहता है कि कंजम्पशन रिबन इकोनॉमी है हमारी, और उसमें भी मैं बात करूं फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स की जिसे हम FMCG कहते हैं, 2023 के बाद ये बढ़ी नहीं। और घरेलू बचत जो है वो 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो ये तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया। रही बात राजीव गांधी जी का, इन्होंने जिक्र किया और ये कहने की कोशिश की कि उस जमाने में नीचे तक जो रकम चलती थी ऊपर से विकास के लिए वो पहुंच नहीं पाती थी। देखिए एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद कांग्रेस ने इसे जिस तरीके से आकार दिया, जिन चुनौतियों का सामना कांग्रेस जैसी पार्टी ने इस देश के अंदर किया वो छोटी नहीं थी। अब किसी एक बयान विशेष को आधार बनाकर समुच्चे कार्यकाल को ही कटघरे में खड़ा कर देना मैं कहीं से भी न्यायोचित नहीं मानता हूँ। बाकी रही इस बजट की बात तो बड़ी अपेक्षाएं थी। जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो 3-4 दिनों में आने वाला है वो भी। गेहूं की बात चलिए वो तो कोई नहीं, मैं जवाब दूंगा। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त तक की मैंने मेजर की पॉइंट्स देखे हैं इस बजट के, तो कुछ ऐसा नहीं है, बस वही कह सकते हैं कि पुरानी बोतल में
नई शराब को उड़ेला गया है, वही चीज़ें जो है दोबारा बनाकर बताई गई हैं, जिन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा आम इंसान को नहीं थी, और ख़ास तौर से जबकि चुनाव सर पर है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक मर्तबा फिर से जितनी भी विपक्षी दल है, राइट भी है, जैसे अभिजीत जी बोल रहे थे कि वो जहां उनको लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ, दे कैन अपोज, बट माय पॉइंट इज व्यू इज वेरी क्लियर दैट एटलीस्ट वट एवर द पिवटल पॉइंट्स वी हैव इन दिस कंट्री, जिनके ऊपर गौर फरमाया जाना चाहिए था, वो अगर आप सिलसिलेवार ढंग से भी बात करेंगे तो मैं ज़रूर उत्तर दूंगा, वैसे नहीं फरमाया गया जी। यानी हर सेक्टर को तरजीह नहीं दी गई है, लेकिन हमने तो जो सुना है, जो बजट की स्पीच हमने देखी है, हर सेक्टर को तरजीह दी गई। आपके पास वापस लौटते हैं आदित्य जी, आप अभिजीत जी के रिएक्शन, अभिजीत की स्टेटमेंट पर क्या रिएक्शन देंगे? नहीं, अभिजीत जी की स्टेटमेंट पर रिएक्शन क्या देना चाह, वो प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, बट मैं एक जनरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम लोग सब लोग बात कर रहे थे, एक जनरल हर जगह परसेप्शन क्रिएट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसके रिलेटेड सेक्टर को आप कहते हैं। अगर आप मान ही चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देना है या लेबर कैटेगरी में ही देना है, दैट इज़ योर कॉल। मैं कह रहा हूँ कि आप मांगना क्यों बंद कर रहे हैं, आप डिमांड करना क्यों बंद कर रहे हैं? मैं तो आपकी कोर को ही झंझार रहा हूँ ना। अगर कह रहे हैं कि ये स्टेटस रखा गया एज ए गवर्नमेंट, अगर आप टैक्स स्लैब में रिबेट दे देते या टैक्स स्लैब और कंफर्टेबल कर देते, आम आदमी का इंतजार था ना। पॉलिटिकल सियासत पार्टियाँ छोड़ डालते रहने दो, लेकिन आम आदमी के लिए काम करना है ना आपने। पीडीपी शोर डालती है अगर उस वक्त, आप क्या ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमने आम आदमी का काम किया। आप उससे हट गए ना, तो इसका मतलब आपने ये सोच लिया कि हमें नहीं चाहिए। आप पॉलिटिक्स छोड़े, आप तो आम जनता है ना, यू हैव टू आस्क फॉर इट। आपने लोगों का काम करना है ना, तो लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जब आपने एग्रीकल्चर ग्रोथ है, मेरे एक पैनलिस्ट ने आपके बोला, उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ, उसने बोला कि माइग्रेशन रोकनी है। अगर माइग्रेशन रोकनी है तो आपको एग्रीकल्चर में इस तरीके की ग्रोथ चाहिए, आपको किसान पैसा कमाएगा तो बच्चा रुकेगा ना। आपने एग्रीकल्चर फील्ड को भी तो ग्रो करना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, उसकी ग्रोथ कहाँ है? जब तक आप एग्रीकल्चर को ग्रो करोगे नहीं या सेक्टर को स्ट्रांग करोगे नहीं, तो एग्रीकल्चर, अगर किसान देखता है कि मेरा मुनाफा हो रहा है, तो बच्चा भी मोटिवेट होगा, क्यों वो माइग्रेट करेगा? अगर स्किल है तो स्किल, अगर आप कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट है, तो स्किल डेवलपमेंट को मैंने कब कहा कि सरकारी नौकरी दो सबको? मैंने कहा आपने एवेन्यू क्रिएट करना है ना साहब, आपने एवेन्यू क्रिएट करना है। आपने, किसी ने कह दिया था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमें पता है प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लेकिन आपने एवेन्यू क्रिएट करना है। आपने अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आप मुझे बताएं इंडस्ट्री कहाँ क्रिएट हुई जिसके अंदर जनरेशन हो सकती है? इंडस्ट्रियल इंडेक्स आपका कब बढ़ा? आप देखें एट द सेम टाइम रूरल इंडेक्स आपका, इस टाइम पे रूरल इंडेक्स अगर आप देखेंगे, गाँव में रहना ज़्यादा महंगा है शहर के में कंपैरिजन में। वो पहली बार हुआ 7 साल में, वो पिछले 72 साल के अंदर में भी 7 साल के जो हिस्ट्री उसी 7 साल में आया है, जब वो इंडेक्स है ना अवेलेबल। मैंने तो आंकड़ों के ऊपर कभी डिस्प्यूट नहीं किया। अभिजीत ने बोला आंकड़ा है, मैंने कोई डिस्प्यूट नहीं किया, बट आई शोड यू द अदर साइड ऑफ द सेम इंडेक्स। आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन, बट आई एम द सेम टाइम आई एम सेइंग कि हाँ है 5। आप कहते हैं इस टाइम पे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाँ देयर इज नो डिस्प्यूट, बट आई एम सेइंग हु इज कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट 3 ट्रिलियन, उसकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ कितनी है? जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, आप ग्रोथ है, दिस इट्स ए सोशलिस्ट कंट्री, सिंपल एज दैट। आपको जब तक सोशल ग्रोथ नहीं होगी तो वो नहीं है। और मैं कहता हूं, आप इंटरिम बजट के बारे में आप कह सकते हैं, लीव दैट थिंग, दैट इज बीन अ पॉलिसी। आप कहते हैं ना कि हम ये जी इंटरिम बजट नॉर्मल आता था, इंटरवीनिंग पीरियड, बट विजन है ना आपका। विजन अगर लोग हैं तो लोगों को ऑप्शन दो। यू वांट टू लेट द नेक्स्ट गवर्नमेंट, वेदर योर्स और अगली, उसको रिवाइज कर दे या उसको कर दे, अगले आज टैक्स स्लैब कम कर दे तो क्या दिक्कत होती? आम आदमी का काम करना है ना। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ये शिकायत है कि टैक्स स्लैब कम करते तो कहीं ना कहीं आप ही, जैसे मैंने कहा, वो पॉलिटिक्स तो ना आम आदमी की बात है ना। आप गवर्नेंस में आप दूसरी सियासी पार्टी को डिफीट करने के लिए बैठे हो क्या? नहीं। मैं विनोद जी, मैं आपको ये बात बार बार बोलता हूँ, द डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो आई विल चेंज द पॉलिटिक्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए करना, आप दो ना उनको। क्यों इंडस्ट्री वाला क्यों नहीं है? उसको दो, एक्स्ट्रा पैकेज दो, बनता है उसका। आप सरकार में क्यों बैठे हैं? आप सरकार में इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप पैसा, आपको इन्वेस्टमेंट करके आपने अंबानी या अडानी से कम्पीट थोड़ी करेंगे। आपके स्टेटमेंट पे रिएक्ट करेंगे जी अभी। देखिए, सबसे पहले ये बात आती है, खैर अपनी जगह अपोजिशन का काम है, अपोजिशन करते रहें। सोशल रिफॉर्म्स की बात की और अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि पर कैपिटा इनकम के अंदर जब मैंने 32% की ग्रोथ की बात की आपके सामने, 74,000 से नियर अबाउट 1 लाख में पहुंच गई, तो वो आम आदमी ग्रो कर रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो नहीं कर रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब एक चीज़ को समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग्स, रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है?
एक जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक कोट रहा हुआ है कि अमेरिका इज रिच एंड दे आर हैविंग गुड रोड्स। दैट इज नॉट द रीजन। अमेरिका इज रिच बिकॉज ड्यू टू इट्स गुड रोड्स। अच्छी सड़कें हैं तभी अमेरिका रिच हुआ है। तो ये भी अब देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तभी से स्ट्रेस किया गया था। आज सबसे ज्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है तो इसी कार्यकाल में। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड्स बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली देश आगे तरक्की करेगा। मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल से इसको प्रूव करता हूँ। और ये बात मैंने अपने दोस्त को कही जो ये जमीनों का काम करते हैं, उससे काफी जमीनें उन्होंने खरीद के रखी थी। मैंने कहा मेरी बात सुन, ये साल 2 साल के अंदर अपनी जमीनें डिस्पोज ऑफ कर दे जितनी तेरे पास है। कहता वो क्यों? मैं कहा ये जो सर्कुलर रोड बना है ना, मैं पिछले दिनों ये विकसित भारत के कार्यक्रम में था, आपको बताऊं विजयपुर से 17 माइल से पीछे 1 किलोमीटर मैंने कार्यक्रम किया है। उसके बाद मेरा अगला कार्यक्रम अखनूर में था। आप बिलीव करेंगे 18 मिनट में मैं विजयपुर से सर्कुलर रोड से अखनूर पहुंच गया। तो आप खुद सोचें इस रोड के साथ जितने गांव लगते हैं, जितने लोग हैं, क्या उन लोगों को अब गांव से आने की जरूरत है? वो वहीं से अपने घर से अगर वो पहुंच सकते हैं 10 मिनट के अंदर सिटी, तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी? तो इसी से पता लगता है जब हम ओवरऑल हर एक चीज की बात करते हैं, और अंत्योदय का मतलब यही होता है। और मैंने जब आपके सामने बता रहा हूं हर एक चीज को, अपोजिशन का काम केवल और केवल अपोजिशन करना। अभी आप देखिए जब 3 करोड़ लखपति दीदी की बात की गई तो फारूक साहब ने अभी बोल दिया जी इससे तलाक बढ़ जाएंगे। आप बताएं क्या कहेंगे आप इन सब चीजों के, इनके बारे में क्या बोलोगे? अब अपोजिशन की जो ये मायोपिक विजन है ना, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा विद फोल्डेड हैंड्स, 2047 में विकसित भारत होने वाला है। इस अश्वमेध यज्ञ में आप भी आहुति डालें, आए हमारे साथ चलें, इस कारवां को आगे लेकर चलते हैं। चलिए हमारे पास हमारे नए गेस्ट जुड़े हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण जी। अरुण जी आपका स्वागत है। और आज दिन भर आप व्यस्त रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल। आपको 2 शब्दों में अगर कहना हो आज का इंटर्म बजट, हालांकि नाम इनका अंतरिम बजट है, इंटर्म बजट है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जब इंटरिम बजट है तो उसमें देखने वाली क्या बात है। आप वो कोई भी ऐसी चीज़ जो है नई चीज़ तो आज नहीं इसमें। आज के बजट में पिछले 9 साल में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और उनका आगे आने वाले टाइम में क्या फोकस रहेगा, इसी के ऊपर उन्होंने चर्चा की है। अभी की बिजनेसमैन जो है उसका तो फोकस रहता है कि किस तरह से स्लैब रेट जो है वो बढ़ सके और किस तरह से बाकी चीज़ों में उनको उसको कोई ना कोई इंसेंटिव मिले। जब इंडस्ट्री वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंडस्ट्री का फोकस तो यही रहता है कि इंसेंटिव मिले, क्योंकि यहाँ जो जम्मू और कश्मीर है फोकस यही है कि इंसेंटिव के बिना यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। अभी की माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर पहले ही एक पॉलिसी जो है वो अनाउंस की हुई है। मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए पॉलिटिकली आप कुछ भी कहिए, लेकिन एक पॉलिटिशियन का काम है, एक जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका काम होता है कि वो हर सेक्टर को ध्यान में रख करके बजट बनाए। नो डाउट कि उन्होंने ज़्यादा कोशिश की है, ज़्यादा उन्होंने फोकस रखा है, युवाओं पे रखा है, उन्होंने जो स्त्रियों पे रखा है, युवाओं पे रखा है, फिर किसानों पे रखा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग बाकी के सेक्टर भी देखें, अब डिफेंस सेक्टर के लिए अगर उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया है, तो उनका सीधा फोकस है कि किस तरह से हमारी सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित रहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भाई आज की डेट में उन्होंने हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ रखा है। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि इंटरिम बजट में हमने ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी और फोकस जो है वो यही है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किस तरह से हो सके। हमारे एयरपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर फोकस है। जो हमारे जो नए 3 कॉरिडोर रेल कॉरिडोर जो है बनाने की बात कही गई है इसमें, और मैं समझता हूँ कि भाई आने वाले दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट के काफ़ी चांसेस हैं। अभी की जम्मू और कश्मीर को उन्होंने स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ है। 1,37,000 करोड़ रुपया जो है एलोकेट किया गया है। जी मैं समझता हूं कि जो ऑलरेडी यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, देखिए एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर है, आगे कोई भी अनाउंसमेंट होती थी तो वो अनाउंसमेंट होती थी सिर्फ बजट वाले दिन में। अब रूटीन में यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो अनाउंसमेंट्स पहले भी चलती हैं, और जिस तरह से हमारी ट्रेन जो है वो कश्मीर के लिए जा रही है तो ऑलरेडी प्रपोज्ड है। अगर रोड्स जो हैं जो 12 घंटे 14 घंटे में अगर रोड सफ़र हमारा क्लियर होता था, आज 4 घंटे में हो रहा है, तो इसमें
जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी बन रही है, मुझे लगता है कि इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकली बहुत सारे लोगों के अपने अपने होंगे कि भाई ये पॉलिटिकल बजट है या पॉलिटिकली हमें ये चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बड़ा बैलेंस्ड बजट है। और बैलेंस क्या है, मतलब इंटरिम बजट है, कोई ऐसी चीज़ जो है, नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया है, फोकस जो है वो हर सेक्टर पे रखा गया है। और मैं अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर है, जम्मू जो है उसके ऊपर फोकस जो है रहना चाहिए, हमारा मेन कंसर्न रहता है वो, क्योंकि जम्मू के ऊपर कंसर्न जब तक फोकस नहीं रहेगा तो हम लोग यही समझेंगे कि हमारे लिए बजट का कोई मायना नहीं है। और जम्मू में कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसे जिस तरह से टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है। टूरिज़्म सेक्टर में आज जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी बन गई, हमारे ट्रांसपोर्टर्स के लिए कुछ नहीं बचा। अगर हम देखें, यहाँ पर ट्रेन रुकती थी, ट्रेन यहाँ से जो बसेस थी, जो भी और उनके जो साधन बनते थे, मतलब इनके ट्रांसपोर्ट के, उसके थ्रू जो है यहाँ से आगे सामान जाता था, जो टूरिस्ट है वो जाते थे। अब आने वाले समय में उनको बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ट्रेन जब डायरेक्ट श्रीनगर चलेगी तो कौन टैक्सी में जाना पसंद करेगा। जब ट्रेन जो है कटरा जा रही है तो आगे ही उनको दिक्कत आ रही है, अब डायरेक्ट चले जाएगी कश्मीर में तो ऑटोमेटिकली उनका जो सेक्टर है वो आने वाले समय में उनको परेशानी आने वाली है। यहाँ तक बिजनेसमैन की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर जब तक जम्मू के अंदर फुटफॉल ना हो, और जम्मू और कश्मीर की हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि जम्मू एज जम्मुआइट हमें लगेगा कि यहाँ पर परेशानी है। फुटफॉल जो है वो जम्मू में किस तरह से बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर फोकस जो है वो गवर्नमेंट को कुछ ज़रूर करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर इतने सोर्सेज हैं, इतना पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है स्टेक होल्डर्स की नहीं हो पा रही, उसकी वजह से परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकार जो भी फैसला लेती है, जो स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ राय मशवरा नहीं करेंगे, तब तक आने वाले समय में जम्मू के लोग परेशान रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि भाई जम्मू के लोगों को कम परेशान करिए, इनको इन्वॉल्व करिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डेवलप किया जा सकता है और जम्मू को अल्टीमेटली इस बजट का उनको बेनिफिट हो सकता है। डॉक्टर धीमान, आप मुझे ये बताइए कि हमारी जो भारत है चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बजट, रक्षा बजट हमारा कैसे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी साथ साथ में कर रहे हैं, क्या उससे कोई बेनिफिट हो रहा है? देखिए, जहाँ तक रक्षा बजट का सवाल है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी फिगर्स जो अभी बताई गई हैं, 5,94,000 करोड़। नाउ दिस इज़ 1.8% ऑफ द जीडीपी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही है कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, दैट इज़ ओनली 1,61,000 करोड़, जो तीनों सर्विसेज के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, बीएसएफ वगैरह या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इनसफिशिएंट है। क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं दो एक्टिव फ्रंट्स पे, चाइना पाकिस्तान, half front insurgency, another half front in case of information warfare और cyber space warfare, और एक quarter of a front और जुड़ रहा है, वो है space warfare। और अभी हम इंडिया वर्ल्ड में नंबर 4 आ गए हैं स्पेस वॉरफेयर पे ऑलरेडी, बिकॉज वी आर द ओनली वन ऑफ द 4 कंट्रीज हु हैव एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स कैपेबिलिटी विद अस। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आके अगर हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन जो बोल रहे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में 2030 तक में भी अगर उतने बढ़ाना है तो उसकी हमने प्रोटेक्शन भी करनी है। अभी रिसेंटली जो भी आप देख रहे हैं, जो आपकी स्वेज कैनाल से इंडियन ओशन में जितना भी वर्ल्ड का 60% ट्रेड है, दैट इज नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड। हुतीज के अटैक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट एशिया सिचुएशन, और बाकी पायरेसी की जगह अलग है। फिर हम ब्लू इकोनॉमी की बात करनी शुरू हो गए हैं, बिकॉज वी आर केपेबल नाउ फॉर ऑफशोर ऑपरेशंस, फॉर ऑयल के लिए, मिनरल्स के लिए, फिशिंग के लिए। तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए आपको आर्म फोर्सेस की ज़रूरत है, और आपके पास इस वक्त प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप अगर मान लो बना लेंगे और हुतीज़ ने अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया, या पाकिस्तान से पायरेट्स आए या सोमालिया से पायरेट्स आए, तो आप क्या कर लोगे? हाउ विल यू डिफेंड योर ईस्ट लद्दाख अगेंस्ट चाइना? हाउ आप POJ को वापस कैसे लाओगे, जो आप हम रोज बात करते हैं? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो डिफेंस बजट है, स्पेशली द कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ना चाहिए और सब्सटैंशियली बढ़ना चाहिए। बाकी अगर आप मुझे बोलेंगे, जैसे अभी मैंने बहुत सारे पैनलिस्ट को सुना है, एवरीबडी आस्क्स फॉर अ मून,
आपके पिताजी के पास 100 रुपये हैं, 4 बच्चे हैं, अब बांटने हैं प्रायोरिटी पे, किस किस को क्या दोगे? तो आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ने ये टाइट रोप वॉकिंग करनी है। दे ऑल एक्सपर्ट सिटिंग, नीति आयोग के लोग आपके और मेरे जैसे लेमैन नहीं हैं, दे ऑल एक्सपर्ट्स, दे नो अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बाकी ये इंटरिम बजट था या वोट ऑन अकाउंट था, हाउ डज दैट मैटर? रोटी तो वही खानी है, आवास बनने तो वही है। अब मेरा सिर्फ इसमें आवास की बात हुई तो आपके पैनलिस्ट ने भी एक क्वेश्चन उठाया, 8 लाख करोड़ रुपए की आउटले है, पर मैं ये कहता हूँ कि इज इट अ फ्री बी? क्या हमें वेनेजुएला बनना है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ ऑयल, और आज टैटर्स में है वो बिकॉज ऑफ स्टिल। यहाँ हमें बनना है नॉर्थ कोरिया कि रोटी खाने को है नहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब जरूरी होना चाहिए, और यहाँ फिर हमें बनना है यूक्रेन कि हमने भाई हम पीस लविंग है, सारा कुछ न्यूक्लियर दे दिया, हम तो इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। देख ले इनके हाल क्या हैं। 3 एग्जाम्पल दिए हमें, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला एज वेल एज, तो वी डोंट हैव टू बी ईदर ऑफ दीज। तो हमने बैठ के एक गाइडेड तरीके से चलना है। और यहाँ मैं मोदी जी को एक सजेशन देना चाहता हूँ, आपके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला सबका साथ सबका विश्वास। मोदी जी को बोलिएगा एक बात बोलना भूल गए, सबका प्रयास, वेदर यू आर इन ऑपोजिशन और इन ट्रेजरी बेंचेस। और उसका एग्जाम्पल है, जब मैं खाली बातें नहीं कर रहा मैं, आप देख लीजिए इजराइल में क्या हो रहा है। 2 साल में 5 गवर्नमेंट्स बदली हैं, बट जब लड़ाई की बारी आई है दे ऑल टुगेदर। अभी भी मतभेद हैं, बट जब लड़ना है दुश्मन से तब एक साथ हैं, क्योंकि पता है एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो हम भी इस वक्त किसी उसी सिचुएशन में जाते जा रहे हैं। विकसित भारत क्या होगा? विकसित भारत हैज टू बी समथिंग लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इवन चाइना फॉर दैट मैटर। तो चाइना ने भी वही किया, 20 साल चुप रहे, अपने अंदर करते रहे, प्रयास करते रहे, बट देन देयर वर वन लैंग्वेज, वन रेस और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम यहाँ पे डाइवर्स हैं, तो अब हम ये रोते रहें कि यूनिटी एंड डाइवर्स के गाने गाते रहें लोगों को समझाने के लिए। हम बोलें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में कितनी पावर है, उसको यूज़ करें। ह्यूमन रिसोर्स को हम कहते हैं हमारे पास आबादी है, खाने वाले लोग बहुत हैं। अगर खाने वाले बहुत हैं तो उनसे मल्टीप्लाइड पे 2 आपके पास काम करने वाले हाथ भी हैं, उनको भी साथ लेके चलिए ना, काम करवाइए। एंड देन देखिए आप विकसित भारत से कहाँ जाते हैं। सोने की चिड़िया एंड ऑल दोज कहानियाँ वो मिथ्स नहीं है, दे वर एक्चुअली ट्रू। और हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, कैरेक्टर है, सिर्फ ये है कि हमें एक दूसरे की वो सास बहू वाली गेम बंद करके तो लेट्स सरवनीक जी, बीइंग ए यूथ और यूथ पर बड़ा कंसंट्रेट भी किया गया। बताया गया कि पिछले 10 सालों में युवाओं के लिए क्या क्या किया गया। 1.4 करोड़ यूथ को शिक्षित किया, शिक्षित मतलब उनको टेक्निकल एजुकेशन दी गई। देखिए पहले क्या होता था कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें युवाओं को बस ये प्रेशर दिया जाता था, आप डिग्री करिए आपको जॉब मिलेगी, आप डिग्री करिए जॉब मिलेगी। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी फ्रेम की गई है, ये इस समय जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है वर्क किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब रोजगार की बात नहीं होगी, रोजगार दाता की बात होगी। और वहाँ पर स्किल इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसको किस प्रकार से हर राज्य में उसको इम्प्लीमेंटेशन की जाए, क्योंकि वो स्किल बेस्ड है पूरी। और जम्मू कश्मीर ने इसको अडॉप्ट भी किया है। हमारी जम्मू विश्वविद्यालय में डिज़ाइन यूए डिग्री करके एक उसकी पूरे देश भर में चर्चा की है। उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा यहाँ पर, बस कमियाँ निकालने के लिए हर एक तैयार है। रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए सब तैयार है, लेकिन हम कब सोचेंगे? ये एक विजन है इस सरकार का, और ये इसी सरकार का विजन है कि ये रोजगार दाता की बात करती है, स्किल्स की बात करती है। स्किल को लेके जो जितने भी लोन दिए जा रहे हैं उस पर हाँ इंटरेस्ट को जो है उसमें रिबेट मिले जा रही है। 50 जो साल हैं उसमें जो है इंटरेस्ट को लेके इसमें अभी पूरे फिगर नहीं आए सामने। लेकिन युवाओं को लेके आज हम प्रैक्टिकली देखें, आप इस हाईवे से लेके छन्नी से लेके आप नगरोटा IIT तक जाइए, जितने स्टार्टअप्स के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या यूथ नहीं है? क्या उसमें हमें प्रैक्टिकली दिखता है? और महिला एजुकेशन की बात की, एक यहाँ फीमेल जो हमारे पैनलिस्ट ने 28% जो महिलाओं का जो ये एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में ये बढ़ा है पिछले 10 वर्ष में। ये पहली बार हुआ है हमारे देश में। क्या ये महिलाओं का एक अपलिफ्टिंग हो रही है? हम महिलाओं की बात करते हैं। अब महिलाओं के ये अभी इंटरिम बजट में भी इनके लिए एक स्पेशल जो योजनाएं हैं वो रखी गई हैं। तो हर एक राम राज्य की जो हम संकल्प करते हैं, राम राज्य जब वो निकले थे उन्होंने एक कुटिया बसाई थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया। अब हमने कैसे उसको अडॉप्ट करना है, ये भारत सरकार करके दिखा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हम सबसे ऊपर है।
अब उन्होंने निकल के सबके लिए शबरी के बैर खाए थे। एक महिला सशक्तिकरण की बात ये इस सरकार ने किस प्रकार से प्रैक्टिकली करके दिखाई है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमें दिखती है। अगर दोष निकालने चाहे तो राम जी पे भी दोष निकले थे। तो हमें किस प्रकार से पॉजिटिवली इसको लेना है। अपू जी आपके पास सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ मैं जानना चाहूँगा। तो सब सवाल ये उठता है कि हर एक चीज़ में गुंजाइश जरूर रहती है। क्या आपको बिल्कुल भी इस इंटरम बजट में कोई गुंजाइश नहीं लगी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती थी? देखिए विरोध जी, जैसे मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही कह दिया था कि भाई इस पे हम कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। और एक चीज़ मैंने और कही थी कि शायद सरकार आश्वस्त है, आएंगे फिर देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ में और जो अभी डिस्कशंस हुई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन ने बात कही है जी, जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन जी ने बात की है, उसमें मुझे एक चीज़ मुझे आया हिंट मिला, उस पर मैं बात करूँगा कि हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं वर्ल्ड की इस वक्त और 3rd भी बन जाएंगे 2030 में। लेकिन डिस्पैरिटीज़ को लेके हमें सीरियसली इस पे सोचना होगा, क्योंकि इनकम डिस्पैरिटीज़, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज़, वेल्थ ऑनरशिप में डिस्पैरिटीज़, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अभी भी आप देखिए रूरल अर्बन माइग्रेशन का हाल जो है क्यों हो रहा है। हम कहते हैं कि कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर भी जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं रूरल एरियाज़ में, हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशंस, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम ग्रोथ तो कर लेंगे लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगी जी। ये मेरा एक सुझाव है अपने गवर्नमेंट के लिए। यानी जो इनकम बजट है उसमें आपका ये सुझाव है, जो डिस्पैरिटीज हैं। एक चीज़ जी, इंटरिम बजट को लेके, एक जैसे स्टार्टअप्स को लेके एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, तो स्टार्टअप प्रमोशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है बहुत अच्छी है। 2025 तक जो टैक्स ब्रेक दिया गया है स्टार्टअप्स को, वो एक अच्छा स्टेप है, जिसमें हमारे यूथ जिनमें कोई टैलेंट है, जो अपने लेवल पे ही कुछ करना चाहते हैं, आइडियाज़ हैं, वो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा स्टेप है, अच्छी अप्रोच है गवर्नमेंट की। धन्यवाद। मैं अपू जी से जानना चाहूँगा, अपू जी जिस तरीके से इन्होंने कहा, अभिजीत जी ने अंत्योदय की बात कही कि लास्ट रोक में जो लास्ट व्यक्ति खड़ा होता है, सरकार की सोच, सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार के एग्जीक्यूशन का तरीका वो है कि लास्ट व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। देखिए, क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मुझसे पूछा है, तो इसका जवाब मैं पहले अमृतकाल से, क्योंकि आज जो निर्मला सीतारमण जी ने अपनी जो स्पीच दी उस पर कहा है कि अमृतकाल से कर्तव्यकाल तक। कर्तव्यकाल तो अपना से निभा नहीं पाए, क्योंकि कठुआ से जम्मू आने तक तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं। टेक्स मी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 hours टू ट्रैवल फ्रॉम कठुआ टू जम्मू। नंबर 1, तरना पुल जो है फॉर द लास्ट 1 year इट हैज़ बीन अंडर कंस्ट्रक्शन, तो मुझे नहीं पता इस अमृतकाल में कितना कर्तव्यकाल का वो अपना पालन कर पा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभिजीत जी जो बहुत ही माननीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो बहुत ही सशक्त शब्दों में कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है डिसेंट या ऑब्जेक्ट करना तो ऑपोजिशन का काम है, पर वो कहते हैं ना कि चांद पागल है क्योंकि वो अंधेरे में निकल जाता है। एट द एंड ऑफ इट वी आर एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वी आर हियर टू रेज एस्पर्शंस ऑन देयर डूइंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अभिजीत जी ने तथ्यों में बात करी, मैं 3-4 तथ्य उनके समक्ष रखूंगी। एज पर द BBC रिपोर्ट, द इंडिया का जो भ्रष्टाचार का जो इंडेक्स है, वी रैंक 93 इन द वर्ल्ड, और हमसे ऊपर कौन से देश हैं? येमन, सोमालिया, सीरिया, साउथ सुडान, पाकिस्तान एट 133। आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग विच वी शुड बी रियली वेरी प्राउड ऑफ। नंबर 2, द हंगर इंडेक्स ऑफ दिस कंट्री इज 132। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, क्लीशेड साउंड करेगा, मगर विनोद जी, दीज आर मैटर्स ऑफ ग्रेव कंसर्न। द अदर थिंग which he stated, बीजेपी वाले कहते हैं हंगर इंडेक्स बनाने वाले कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये कोई ऐसी एजेंसी हायर की गई है। इसके ऊपर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से IMF को कोट करूंगी। बीजेपी वाले कहते हैं वंस द हंगर इंडेक्स इज आउट इट हैज बीन कंकॉक्टेड, मगर ये तो बात तो हम IMF के बारे में भी कह सकते हैं। वुड दे से दैट अबाउट द IMF? IMF का एक स्टेटमेंट है जहां पे IMF कहती है, आई एम रीडिंग इट आउट द स्टेटमेंट टू यू, इट सेज एज पर द एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टार परफॉर्मर। इस पे बीजेपी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, बट व्हेन द IMF also says that there are many challenges like global slowdown in 2024 that has to be taken care of. India has a large population, the education sector, the health sector has to be taken care of, then they would not object. Number 3, it also states that the weather shocks in this country are something which are very pivotal. कहीं ना कहीं शुगर का जो आउटपुट था, यहाँ पे एक माननीय हमारे फार्मर साहब भी, जो फार्मर्स के साथ बहुत ही बड़े ही घनिष्ठ संबंध है
इनके, वो आई थिंक आई एम गोइंग, ये खुद भी एक फार्मर है, एक स्टेटमेंट में दूंगी। शुगर आउटपुट 2023 और 2024 में तकरीबन 12%, 12% वो रिड्यूस हुआ था। एज पर द डेटा इन 2024-2025 इट माइट गेट रिड्यूस टू 8% एंड वी माइट हैव टू इंपोर्ट शुगर इन द ईयर 2024-2025। नाउ हैविंग सेड दी, आप बार बार बोलते हैं कि विपक्ष जो है हर बार ऑब्जेक्ट करते हैं, कुछ माननीय यंग युवा बीजेपी के अभी अधिवक्ता तो नहीं है, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, जो कहते हैं कि ऑपोजिशन का काम ही है इश्यूज रेज करना। ऑपोजिशन का काम इश्यूज रेज करना इसीलिए है ताकि ऑपोजिशन आपको याद दिला पाए कि आप अपने कौन कौन से कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर आई कंप्लीटली रैप इट अप, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट IMF ने दिया था, जो मैं चाहूंगी अभिजीत जी मेरे आपके माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस पे बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, तूल फरमाएं। IMF warns India on the debt concern, says it may exceed 100% of the GDP. IMF warns of India's rising debt and climate change risk. These are issues which the government has to get very, very serious about. Debt concern, you're talking about fiscal deficit, you're talking about expenditure on the infrastructure. At the end of it, you have to realize where is this money coming from? How are you going to take care of the expenditure? How are you going to take care of the income generation? आप हर कुछ जो है टैक्स देने वाले लोगों पे जो है थोप नहीं सकते। वो कहते हैं ना, अंत में यही कहना चाहूंगी विनोद जी, एक बहुत ही प्यारी कहावत है और 2 पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी। तो शायद यही वजह है कि एज एन ऑपोजिशन वी रेज कंसर्न्स बिकॉज वेदर इट्स इंटरिम बजट द ऑनरेबल, चलिए आपकी बेवफाई और इनकी खामियों, इनकी बेवफाई to the citizens of this country. मैं आता हूँ इंडिया, आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट में इनसे जवाब लेके। शेरो शायरी बड़ी हो गई। अब कुछ लोगों का काम है कहना, तो कहते रहे, उसके लिए खैर फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने आगे बढ़ना है वो उन चीज़ों की परवाह नहीं करता। BBC को कोट करके बताएंगे, बाकी चीज़ों को कोट पर हमें पता है BBC कितना ही प्लीज़ मैं एक मिनट बोल लूँ, आई वॉज नॉट स्पीकिंग व्हेन यू वर सेइंग ना। तो BBC को कोट करेंगे, सबको BBC कितना हिंदुस्तान के फेवर में बोलती है आपको अच्छी तरह से पता है इसके बारे में। वो जानते हैं उनका क्या प्रोपोगंडा और क्या नहीं है। ये वही BBC है जिसने किसी टाइम पे हमारी इसरो को नालायक और सब कुछ बता दिया था, और आज वो नासा वाले हमारे यहाँ पर आके माथा टेक रहे हैं, हमारी भी उड़ा दीजिए महाराज, आप पहुंच गए जहां तक हम नहीं पहुंच पाए। आप अपने देश को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, उनके ऑफिस पे हमारे आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आज से पहले आपको बता देता हूँ हिंदुस्तान कहाँ था और आज कहाँ था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, मैं क्योंकि महिला है, मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाहता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर। बात यह है कि आज से पहले, क्योंकि मैं अब्रॉड काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, 2014 से पहले अगर आप बाहर चले जाते थे, इंडिया वाज नोन एज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, सपेरों का देश। अब पता नहीं कौन कौन यहाँ पर सांप रखकर बैठा हुआ है, मुझे उसका नहीं पता है। आज आपको क्या माना जाता है? आज आपको एक ऐसा देश माना जाता है जिसने कोरोना काल में शाना बशाना यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर डेवलप्ड कंट्री के साथ अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस की। वरना कांग्रेस के दिए हुए 3 यहाँ पर निशान हमें अभी तक पता है, पोलियो, तशंडुज और काली खांसी के, वो जब हमारे देश में पहुंचे तब दुनिया से बीमारी खत्म हो चुकी थी। नहीं दिखेगा लोगों को क्योंकि देखना चाहते नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल के बाद मैं प्रूव कर दूंगा, गंगा में डेड बॉडीज जी थी वो दिखाई मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल प्रूव करूंगा। अभी बताते हैं कि इंडियन सेंसेक्स ने, इनको बता दूं इसके लिए, इंडियन सेंसेक्स ने जो हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज है उससे आगे छलांग लगा ली और चौथे नंबर पर हो गए हम। अब वो भी कहेंगे तो वो डाटा मेरा नहीं है, हांगकांग वाले बेचारे अपने को पीछे अगर देखेंगे गलती से हो गए तो सबसे ज्यादा शोर तो वो मचाएंगे ना, लेकिन उनको पता लग गया कि हिंदुस्तान आगे चला गया। नहीं दिखेगा, कुछ लोगों को कुछ देखना नहीं चाहते हो, दूसरी बात है। देखिए कोरोना काल की बात जो आप करते हैं, एक बात समझिए, 148 करोड़ का मुल्क था जनाब, तब उन्होंने क्या कहा था, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी यहाँ की। लेकिन हम लोगों को और हमारे को एक शुक्रगुजार धन्यवाद करना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने हम सबकी जान बचा ली। जो चले गए दुनिया से उनके लिए तो हमारे को अफसोस है ही है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जान बच गई। और सबसे बड़ी बात, कोई सोच सकता था कि हर एक इंसान को आपने, मैंने, सबने मुफ्त में वैक्सीन लगानी है? ये पॉसिबल था? इसी देश के अंदर पॉसिबल था जहां पर आपके पास वैक्सीन ही तब पहुंची जब दुनिया से बीमारी खत्म हो चुकी थी। देखिए अपने देश को कम ना आंकलें। होता क्या, हम अपने देश की जब बदनामी करते हैं, कोरोना काल का मुझे याद है, इसी तरह से BBC CBC के जो चैनल थे, चंद हॉस्पिटल्स के अंदर घुस गए, हॉस्पिटल्स के अंदर घुसकर उन्होंने वो चीजें दिखाने की कोशिश की। पूरी दुनिया में बाकी क्या हाल था, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, वो जहां से हमारे काफी लोग आते हैं, इटली में, वहां पर तो सड़क पे लोग मर गए जिनके पास दी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमने फिर भी इससे सभी लोगों ने मिलकर इसको पार पाया और हमें धन्यवाद करना पाई, हमारे पास ऐसे सूझबूझ वाला प्रधानमंत्री था जिसने इस देश को आगे लेकर चले। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने देश को, अपने देश में देखिए, अपने घर में कुछ भी हो, अपने घर की कोई भी बात हो, घर में रखनी चाहिए। जब
आप ग्लोबल लेवल पे जाकर चलते हो। अभी हमारे इन्हीं के एक बड़े माने हुए नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, उन्होंने एक कंट्री में जाकर बोल दिया कि हिंदुस्तान में जाके इन्वेस्ट ना करें। ये कोट हुआ है, मेरे साथ ही बैठे, इनको बुरा लगेगा। वहां पर जाके बोलते हैं कि हिंदुस्तान में इन्वेस्ट ना करें। आप सोचें, इस देश का जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री समझता है, आने वाले टाइम का प्रधानमंत्री समझता है, वो जाके बोलता है हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट ना करे। यहाँ पर मोदी जी हर जगह जाते हैं, बोलते हैं आए हमारे देश में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट का तरीका देखें किस तरह से हो रहा है। डिफेंस की बात हो रही थी, 1 लाख करोड़ रुपए का फर्स्ट टाइम हिस्ट्री है कि हम लोग अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम जाके रशिया के, यहाँ पर इन सब के बोलते थे कि हमें अपन इक्विपमेंट्स दीजिए, अपने जहाज दीजिए, अपने फाइटर दीजिए। आज खुद तो बना रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं हम यहाँ पर। ये है हिंदुस्तान की छवि, और केवल 9 साल में बदली है। विनोद जी, 60 साल के खड्डे हैं, 60 साल के खड्डे हैं। 9 साल में अगर कुछ लोगों को कुछ नहीं दे रहा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनके लिए नहीं है लेकिन अपोजिशन के लिए है। तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद वो खरीदार हो नहीं सकता। अभिजीत जी, वापस लौटते हैं आपके पास, लेकिन एक चीज तो आपको बतानी पड़ेगी, किस तरीके से आप बार बार, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि डेमोक्रेसी का गला घुट जाएगा, बंद हो जाएगा, उसकी जो शारग है वो बंद हो जाएगी अगर एक मरतबा फिर 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी। बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं आनंद जी के पास जाने से पहले एक मरतबा बता दूं कि आज निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अपना छठा बजट पेश किया है, इंटरम बजट है, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे हैं, आइए देखते हैं। In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. 3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor, number 2, port connectivity corridors, and number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation's G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. तो दर्शकों, आपने देखा अपने छठे बजट के दौरान, ये इंटरम बजट था, कंसेक्यूटिव 6 बजट था, निर्मला सीतारमण ने पूरा
प्रयास किया है कि हर एक सेक्शन को, खास जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसको पूरा पूरा अवसर दिया जाए और इस इंटर्म बजट में सबकी पूरी सहायता किया जाए। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, एक प्रयास उसकी तरफ से डिफेंस क्षमा कीजिए फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से किया गया है। मैं नीरज जी से जानना चाहता था, नीरज जी, ट्रेडर क्या सोचता है जिस तरीके से एक कोशिश की गई है कि हर एक सेक्शन को उसको पूरा पूरा अवसर दिया जाए? देखिए, इसमें विनोद जी एक चीज़ और है जो इतनी देर से सारे पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मिस कर रहे हैं कि इसमें मीडियम क्लास फैमिलीज़ के जो लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल योजना की बात की गई है, जो चाहे रेंटेड घरों में रह रहे हैं, चाहे चॉल्स में रह रहे हैं, चाहे कहीं भी रह रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल हाउसिंग के लिए एक स्कीम लाने की बात की गई है। और कोई भी सरकार आप देखें, जब वो पैसा मार्केट में इन्फ्यूज करेगी, वो करेगी कैसे? उन्होंने आउटले जो कैपेक्स बजट उन्होंने बढ़ाया है, आप देखेंगे वो जो 11.1 लाख करोड़ का बजट का सैंक्शन तो दिया गया है, तो सरकार पैसा जब बाजार में डालेगी तो लिक्विडिटी बाजार आने में क्या होता है, हर आदमी को उससे नौकरियों का भी सृजन होगा। लोगों को पैसे जब आएंगे तो हम व्यापारी होने के नाते देखते हैं कि जब आपका व्यापार बढ़ता है, आपका टैक्स बेस भी बढ़ेगा, सरकार की कलेक्शन भी बढ़ेगी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरव्यू करें इस बजट को, तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है। सरकार ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि वो लोक लुभावन नीतियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, वो देश को उस तरफ ले जाने की बात कर रही है जहां हम 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद तीसरी विश्व की अगर अर्थव्यवस्था बनना है, अगर हमने अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो हम उसके लिए कैसे करेंगे? एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी आज सभी पैनलिस्ट की बातों में, जो अभी हमारे ब्रिगेडियर साहब ने कही। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास किसका है। देखिए, आज एक आपको पैनलिस्ट जितने भी हैं यहाँ पे, किसान भी बैठे हैं, लॉयर्स भी बैठे हैं, अपोजिशन के लोग भी बैठे हैं, रूलिंग पार्टी के भी बैठे हैं, लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं जो एक मिसिंग लिंक था अर्लियर, नेशनलिज्म का जो एक फर्वर होता है, वो मोदी सरकार कहीं ना कहीं आज हमारे युवाओं में, हमारे मिड सेगमेंट में, और हमारे जो इवन ब्रिगेडियर साहब जो रिटायर आज होने के बाद भी पूरे शौक से आज इस तरफ बैठे हैं कि हम अपने देश को प्रोग्रेसिवली आगे कैसे ले जाएं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है इस सरकार का, जो हम मिस कर रहे थे। आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी यहां बात हुई कि आज अगर हम देश हमारा आसमान के उस छोर पे पहुंचा जहां विश्व में कोई नहीं पहुंच सका, तो हमने कुछ चीजों को ग्लोरीफाई भी करना चाहिए एज ए नेशनलिस्ट। और कहीं ना कहीं ये चूंकि अंतरिम बजट है, चर्चा मेरे को लगता है, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको अभी पहले कहा है, कि हमने जुलाई के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए कि सरकार जब जो भी सरकार बनती है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप अगर देखें तो हमें लगता है, और हम बीइंग ए ट्रेडर मैं ये कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि यही सरकार कंटिन्यू करे। क्यों? क्योंकि जो आप देखेंगे आज पिछला टैक्स स्ट्रक्चर आगे किया गया, उससे क्या होता है, इंडस्ट्री को या ट्रेडर को अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने में, जब सरकारों में रद्दोबदल होता है या सरकार की नीतियों में रद्दोबदल होता है, तो उसमें आप देखेंगे छोटे लेवल पे भी हमें अपने को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। हमारे जो आज की डेट में आपको पता है डिजिटलाइजेशन का युग है, आपको अपने सॉफ्टवेयर उस तरीके से दोबारा से अपडेट करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज हमें इस बजट से उम्मीद थी, क्योंकि आज आप देखते हैं कि जीएसटी का जिक्र भी हुआ, आज हमारा देश और उसमें जो ट्रेडर है इन पर्टिकुलरली, मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर के साथ साथ बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन के भी उभरा है, जिससे आज हम जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे, चाहे हमारे दुकानों पे छोटे से छोटा अकाउंटेंट हो, हमें आज वो पढ़ी लिखी क्लास जो है हमें भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार जितनी ट्रांसपेरेंसी लाती जा रही है, आपने अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को पूछा कि जो उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि इतने पैसे जाते हैं और इतने पहुंचते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा इस गवर्नमेंट विनोद जी आप मानेंगे कि इस गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी एक बात रही है। आज अगर किसी को पॉलिसी के तहत 1000 रुपया जाता है,
तो वो 1,000 रुपये डायरेक्ट उसके बेनिफिट उसके खाते में ट्रांसफर होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही नहीं, ये उपलब्धि है सरकार की। और एज ए बिजनेसमैन हम ये जानते हैं कि जब आपको कंटिन्यूटी रहती है ना, चाहे थोड़े ही पैसे आपको आ रहे हैं, आप एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बजट से हमें ये राहत ज़रूर महसूस हुई है कि जो हम चल रहे थे उसी को चलाने की बात हुई है। और जो बिजनेस में मैंने पहले भी कहा आपको, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। रेलवे के जो कॉरिडोर डेडिकेटेडली बनेंगे, हमारी इंडस्ट्री का इंफ्रा उससे इंप्रूव होगा, हमारी सर्विस इंप्रूव होगी और हम कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ में हिस्सा बन सकेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। चलिए, आपने जुलाई का जिक्र किया तो हम क्यों ना ललित जी के पास चले और ललित जी से पूछें, क्योंकि जुलाई से इनको उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के लिए बजट उन्होंने बना दिया, लेकिन उसको बाइफरकेट नहीं किया है कि इंडस्ट्री को क्या दिया क्या नहीं दिया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि विडंबना कहें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तो सुनवाई होती नहीं है JNK में जी। तो आपको जुलाई में क्या उम्मीद है? क्या आपके मुतालबात क्या है? क्या आप डिमांड करना चाहते हैं? हमारे देखिए इंडस्ट्री के लिए जुलाई में तो थोड़ा हमारे 2-3 जो इश्यूज हैं वही होपफुल की उसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशंस भी हो चुकी हैं, LG साहब से भी हुई हैं और बाकी चीफ सेक्रेटरी साहब से हुई हैं। तो वो इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे, मेरे को पूरा उम्मीद है। बाकी देखिए जो सेंट्रल पैकेज ने जो हमको पैकेज दिया है, उस पैकेज पे हम बात करें तो आज 28,400 करोड़ का पैकेज है और ऐसा पैकेज है पूरी कंट्री में ये आज तक किसी स्टेट को नहीं दिया गया था यूटी के लिए। नो डाउट में थोड़ा सा लैंड का कंस्ट्रेंट है, लैंड डेवलप हो रही है। तो एक तो हमने ये भी उनको रिक्वेस्ट किया कि इसकी डेट जो बढ़ा दीजिए ताकि लैंड डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। पर देखो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी कि हमारे बाकी भी साथियों ने यह बोला है, आप फ्री जब चीज़ें बांटनी शुरू कर दोगे ना तो उसमें सफर कौन? हमारे मुलाजिम भाई बैठे हैं, इनकी तनख्वाह से टैक्स कट जाता है। हम बिजनेसमैन हैं, हम GST पे करते हैं, हम वो GST से हमारी इनकम टैक्स लिंक हो गया। आप देखो ना, आप बिजली फ्री बांट रहे हो लोगों को जी, है कि नहीं? बिजली फ्री में ऐसे मेरे पास एग्जांपल है, दिल्ली में एक फैमिली में फादर एंड सन इकट्ठे रहते थे। जब फ्री बिजली आई कि उन्होंने कनेक्शन अलग अलग कर लिए। अरे जब अगर आज हमारी कंट्री में जेन्युइन अगर हम टैक्स पे कर दें ना जी, तो मेरे ख्याल से इतना रेवेन्यू आ जाएगा। जो सोने की चिड़िया की बात हो रही है ना, वो सोने की चिड़िया वो हम आराम से बना सकते हैं। पर बड़ा अफसोस है, आपकी पार्टी भी ऐसा करती है। कितने यूनिट? अच्छा, अफसोस में क्या आता है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हमारे एक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर थे, फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर, तो जो हमारे पास फीडबैक आई थी कि गमलों में खेती करके तो 10-10 करोड़ रुपए की इनकम आप शो कर रहे हो कि टैक्सेबल, उसका बेनिफिट लेने। अरे मैं कहता हूँ फ्री दो, पर BPL में जैसे मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना, वो BPL में दे रहे हैं ना। तो BPL में तो आप इनकम टैक्स रिटर्न ले लो ना, उससे जो इनकम टैक्स पे ही है उसको आप बिजली पे कर रहे हो, तो उसका बर्डन किस पे आएगा उसको ये नहीं पता, वो बर्डन मेरे पे भी आ रहा है जी। तो मेरी तो ये है कि आपने कई कंट्रीज वर्ल्ड में देखा है, कई कंट्री जब फ्री शुरू किया करना तो अल्टीमेटली कुछ साल के बाद वो कंट्री बैठ गई। तो ऐसी चीज़ हम अपनी कंट्री में नहीं चाहते। बाकी इंडस्ट्री इज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, हमको उम्मीद है कि नए पैकेज में कम से कम यहाँ 4 से 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ये मेरी उम्मीद है। दिनेश जी, आपको क्या लगता है ये मुफ्त की राजनीति जो होती है, सब्सिडी वाली राजनीति, मैं देख रहा था फिगर 15% बजट का टोटल हिस्सा सब्सिडी में जा रहा है, आप हिसाब लगा लीजिए। सर अगर इस पे थोड़ा फिर मैं ओपनली थोड़ा बताऊंगा। अगेन इट्स नॉट पॉलिसीज, इट्स अबाउट हाउ मच अग्रेसिवली वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट। इसको भी अगर मैं ब्रेक करूं सर, कहीं ना कहीं हम लोग जम्मू यूनिवर्सिटी या हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं जी। तो जब मैं बच्चों से, इवन सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है मेरा, तो जब मैं स्किल डेवलपमेंट का भी हम लोगों ने कुछ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के थ्रू हमने सेमिनार्स कर रहे हैं, तो जब बच्चों को मैं पूछता हूँ कि हैंड रेस करो, आप में से कितने बच्चे स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो सर एक चीज़ है कि उसमें से सिर्फ कोई 1 या 2 या 3 बच्चे होते हैं, बाकी 99% 98% बच्चे अभी भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर कोई फैक्ट्स डाटा नहीं थ्रो करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने तो बना दी, पॉलिसी बन गई, बजट आ गया, बट बात आती है सर एक थोड़ी एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। कुछ पुराने टाइम की बात है, कुछ लीडर आने वाले थे बाहर से, वो देखना चाहते थे JNK में कितनी ग्रोथ चल रही, ग्रोथ मतलब कि यहाँ पर कितने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाएगी, क्या चीज़ें करवाएगी। तो पीछे से पता क्या लगा कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन था नहीं, हुआ कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाके वो डाटा लिया गया
वो डाटा उन पर्टिकुलर मिनिस्टर को बता दिया गया कि ये इतने बच्चों को हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाए हैं। वो जो बजट था उन बच्चों को एलोकेट किया हुआ, वो बजट कहाँ गया? बात आती सिर्फ मोदी जी ट्रांसपेरेंट रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो सिर्फ मैटर नहीं करेगा। हम सब लोगों को साथ में जुड़ के हमें इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करप्शन फ्री कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सर, जितने भी बच्चों को सर कहीं ना कहीं एक चीज़ और, हमारे जितने भी पैनल बनते हैं, जब गवर्नमेंट फॉर्मूलाज बनाती है, जब गवर्नमेंट कोई स्टार्टअप कल्चर के लिए कोई फंड जनरेट करती है, कितने स्टार्टअप्स को आज इंडिया में 100 स्टार्टअप होंगे जो एक किस्म के यूनिकॉर्न बन गए सर। व्हाट अबाउट अदर स्टार्टअप्स? हमारी कितनी पॉलिसीज जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से वहाँ पर बजट एलोकेट करते हैं, कितने स्टार्टअप्स को आप कंसल्ट करते हो कि आपकी क्या क्या इश्यूज हैं, आपके क्या ड्रॉबैक्स हैं। आपको जब अपनी टीम को, मेरे अंदर अगर 15 बंदों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो मुझे उन सबके कंसर्न देखने पड़ते हैं। मेरे लिए कितनी सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ है सर, इंडिया में मुझे लगता है कि 50 से 60% लोग स्टार्टअप की तरफ एग्रेसिवली वर्क कर सकते हैं अगर हमें सोशल सिक्योरिटी मिले। तो उस बजट में सोशल सिक्योरिटी की बात कितनी हो रही है वो भी है, और अगर सोशल सिक्योरिटी की बात हुई है तो कितनी एग्रेसिवली इंप्लीमेंट हुई है, मेरे अकाउंट में वो चीज़ कितनी आई है। क्योंकि इंडिया में आज भी सर अगर आधार कार्ड देखोगे, जहां हमारे यहाँ पर आपको पता होगा पीएम किसान या समथिंग लोगों के अकाउंट में 6,000 रुपया जाता है सर। हिंदू के रिव्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा बताऊं तो इसमें कुछ मिक्स नॉट 20% बट 12 से 13% बोगस कार्ड है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट बोगस कार्ड मीन्स एक्चुअली में वो लोग है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनके नाम पे उनको फंडिंग मिल रही है। तो मुझे लगता है कि समय का अभाव है, मैं सैनी जी से जानना चाहूँगा। सैनी जी, आपका भी ये कहना है कि जो स्कीमें बनती हैं वो फील्ड में सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती तो पलायन ना होता, लोग गांव को छोड़ करके शहरों में ना आते। मनोज जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं 2 डिपार्टमेंट से लिंक रखता हूँ, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव। आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, बड़ा काम किया हुआ आपका, नाम भी है आपका। तो हम कुछ एजेंडे से बाहर जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स चल रही है ना। चलो हम ये चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। बिगेस्ट कंट्री में हमारे जो वर्ल्ड में बिगेस्ट कंट्री डेमोक्रेसी है, अगर जहाँ क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो सवाल इस बात का है, जैसे मैं किसान हूँ, जो मैं चीज़ें पैदा करता हूँ, मुझे चाहिए नेक्स्ट बजट में, जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ, मैं आलू पैदा करता हूँ, मुझे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं छोटे छोटे वो गाँव में चाहिए, ना कि वो गाँव में है नहीं। मेरा जो शहर है, मैं टाउन है मेरा, बॉर्डर पे अर्लीगढ़, कोल्ड स्टोर भी गांव में चाहिए। बिल्कुल सर, जहाँ पर हमारे पूरे बॉर्डर में कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। तो जो हमारी एसेंशियल कमोडिटी होती है, जैसे पोटैटो है, टमाटो, कितनी होती हैं, तो एक जो अमीर आदमी बैठा है बड़ी ब्राह्मणों में, मैं आलू पैदा करता हूँ, जो मेरी उस पर प्राइस लगती है एक आलू पे 5 रुपये, तो मुझे मार्केट में 5.5 मिलते हैं। लेकिन जो मेरा आलू वो इंडस्ट्री खरीद रहा है, वो 5 रुपये का 5,000 बना रहा है। ये जो डिफरेंस है बिटवीन मतलब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये हमारे रूरल में इनको लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं टमाटो पैदा करता हूँ तो सास क्यों ना नीचे में बने, क्यों ना आर्सपुरा में बने, क्यों ना कठुआ में बने, वो जो जितनी हमारी प्रोडक्शन होती है, जब वो जाती है ना सस्ते भाव में, तो जो हमारा यूथ है ना वो डाइवर्ट हो जाता है इस पैटर्न से। वो कहता क्या करना है इसमें। मेरे भाई साहब जो बीजेपी से लिंक रखते हैं, जब हम भी तब तक खुश होंगे जब हमारे मोहल्ले में कहेंगे जे अमेरिका के बंदे काम कर रहे हैं, ये कनाडा के बंदे काम कर रहे हैं, हमारा जो यूथ है वो सारा बाहर चला गया है। चलिए बसंत जी, समय का अभाव है। जब मुफ्त में रबड़ियाँ बांटी जाती हैं आपके इनकम टैक्स से, दुख होता है आपको? सर, अंडरस्टूड सी बात है कि एक इंसान को अपने हाथों से काम करने के लायक बनाना है हमें, और जब तक ना एक इंसान जो है अपने हाथों से काम करे, उसमें डिफरेंट किस्म के स्किल्स ना हों, किसी भी वक्त किसी भी जगह गवर्नमेंट की वो स्कीम जब ख़त्म हो जाएगी तो एकदम वो फुल स्टॉप पे आ जाएगा। लिहाजा वक्त की ज़रूरत है कि इस मुफ्तखोरी से बेहतर है कि लोगों को डिफरेंट स्किल्स के लिए तैयार किया जाए ताकि अपने हाथों से वो कुछ कमाई कर सकें। बहरहाल बीइंग एम्प्लॉय मुझ पे कुछ बंशे हैं, लिहाजा इन सब चीज़ों को मुझे खुल के बोल नहीं सकते। लिहाजा जो इस वक्त हम बजट की बात कर रहे हैं, इसमें जो नई एजुकेशन की पॉलिसी है,
इसमें जो वोकेशनलाइजेशन की बात हो रही है, पहले ऐसा होता था कि हम अक्सर जो क्लासरूम में बच्चे को ले जाते थे और 12 साल 16 साल पढ़ाने के बाद वो हमारा बच्चा जब यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल से बाहर आता था तो उसका ज़्यादा फोकस जो था वो रहता था एम्प्लॉयमेंट, ये जो गवर्नमेंट सर्विस पे। लेकिन अब चूँकि नई पॉलिसी जो आई, हाँ, तो इसमें जो वोकेशनलाइजेशन की तरफ एजुकेशन जा रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है आने वाले वक्त में जो है वो कम हो सकती है। गोपाल जी, जैसे मैंने आपको फिगर्स बताई कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहाड़ की तरह बढ़ रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता ये चिंता का विषय है? देखिए, जहाँ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है, तो मैंने जैसे पहले भी कहा, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10-12% बढ़ेगा, तो 10 लाख से 11.1 लाख करोड़ तक हम चले गए हैं। और अगर आप पिछले 3 साल का देखें, 3.3 लाख करोड़ से हम 11.1 पे आए हैं, तो ये बहुत बड़ा जंप है मेरे हिसाब से। तो जहाँ तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है, वो तो होगा ही होगा, उसमें आप रोक नहीं सकते। जब इकॉनमी बड़ी होती है, बेस उसका बढ़ता है, तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा। तो पैसा खर्च करके हम अमीर दिखते हैं, मैंने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी में हूं तो मैं अमीर दिखूंगा। तो खर्चे से डर के कोई नेशन जो है डेवलप नहीं बनेगा। मैं खर्चे बचा के रशिया या चाइना जैसा बन सकता हूं कि मैं लोगों को कुछ भी नहीं दे रहा हूं, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा हूं, इंफ्रा नहीं क्रिएट कर रहा हूं, उससे कुछ नहीं होता है। तो बाकी जो मैं डिस्कशन सुन रहा था, जिस तरह जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं जो बात कर रहे थे, चूंकि ये इलेक्शन ईयर का बजट है, इंटर्म बजट है, तो इस पे बात होती रहेगी, पॉलिटिकल सर्कल्स में होगी। मेरे पास 2 चीजें हैं। एक अपोजिशन पार्टीज के लिए है कि भाई आप बजट के बारे में जब बात करते हैं तो बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन के बात करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पेनिट्रेशन इस कंट्री में बढ़ गया है, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स करोड़ों में बढ़ गए हैं, लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, लोगों को बजट की अब समझ आ गई। अगर आपको उनको सिर्फ घुमाए फिराएंगे, सिर्फ आप क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म से करेंगे, नहीं चलेगा। और सेम अप्लाइज टू द रूलिंग पार्टी कि भाई आप भी अगर बात करते हैं तो ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन की बात भी करें। जो गैप्स आप छोड़ रहे हैं उन पे आपको बात करनी पड़ेगी। एक आम मतदाता होने के नाते मैं चाहूंगा कि दोनों ब्लॉक हैं जो अपोजिशन है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट रूलिंग है उतना ही अपोजिशन इंपॉर्टेंट है, दोनों इस पे अच्छी एक्सरसाइज करें, होमवर्क करें, फिर हमसे बात करें तो हम अकॉर्डिंगली वोट करेंगे। आप जगदीप जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आपको अवसर नहीं मिला, मुझे इधर से कॉल आ गया। शुक्रिया, एक मरतबा आपने मौका दिया मुझे बात रखने के लिए। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ भाजपा के प्रवक्ता को रिएक्ट करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जैसे कुछ साथियों ने और बात की है, अब ये एक बड़ा मंच है यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट से लोग बैठे हैं, तो हर आदमी अपने ढंग से अपने सेगमेंट से बात कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। भाई साहब ने बीबीसी को लेकर जैसे बात की, तो गुजरात दंगा एक बड़ा इशू था जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हैड कम आउट एंड दैट्स व्हाई बीबीसी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड सो फीरियसली एनी हाउ। दूसरी बात ये कोरोना की कर रहे हैं। सर, मैं एक एग्जांपल देके बता दूं कि येदियुरप्पा सरकार के अंदर एग्जिस्टिंग एमएलए 40,000 करोड़ के गबन का आरोप लगाता है। इट इज द हिस्ट्री। तो जब सच काइंड ऑफ यूलॉजी हैड कम आउट, तो मस्ट नो एंड सिंसियरली थिंक अबाउट इट, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड सेकेंडली, देखिए, मैंने पहले कहा, मैंने कुछ फिगर्स दिए, मैं फिर से कहूँगा, आज सूरत हवाल, यहाँ कुछ साथी मैंने देखा बैठे हैं इंडस्ट्री से, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन देखिए, सरकार जब सब कुछ देती है तो क्या ठेकेदारी व्यवस्था पे कोई बात आज तक किसी ने की है? सड़कों की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे एक मैडम ने सवाल उठाया और बड़े बढ़िया ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी। तो आप मुझे बताइए कि आप सड़क तो बहुत बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन जब इलीगल टोल्स की बात आती है, उसको हटाने के बाद आप 55% की वृद्धि कर देते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, और सिर्फ हम क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री नो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन एंड व्हाट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमें करना है। और दूसरी, मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहकर अपनी बात पूरी करूँगा कि देखिए, ये अब बिल्कुल
बिल्कुल इलेक्शन के मुहाने पर आया बजट है। इसमें बहुतेरी चीज़ें आपको लुभावनी ढंग से जो है वो दिखेंगी, लेकिन मैंने जो सूरत हवाल है ज़मीनी सतह पर, देखिए मैंने पहले बोला, मैं फिर बोल रहा हूँ, 10,000 यूथ अगर यहाँ से उठ के इजराइल नौकरी मांगने जा रहा है, यूपी के अंदर 60,000 पोस्टें निकलती हैं, 55 लाख एप्लीकेंट्स वहाँ पर जो है फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद मैंने आपको सुसाइडल जो रेट है वो बताया, और मैंने बताने की कोशिश की ये जो कंजम्पशन की बात करते हैं वो कहाँ पे है। तो हमें समझना पड़ेगा कि स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है, उन पर काम होना चाहिए, बजाय इसके कि अपना स्तुतिगान किया। जी, आप पे आते हैं, रकीक जी को मौका नहीं मिला है। रकीक, आपको नहीं लगता है कि बजट आने वाले 2024 के इलेक्शन को देख करके बनाया गया? हालांकि इंटर्म बजट है, ये 3 महीने के लिए, जुलाई तक है। देखिए, जहां तक बजट को लेकर मैं बात करूं, 3-4 चीज़ों पे सरकार ने बड़ा जोर दिया है, और उसका बीजेपी जो एडवर्टाइजमेंट करती है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है, और वो हमेशा करते हैं। मैं अभिजीत जी की बात को ही यहाँ पे दोहराऊंगा। अभी इन्होंने बात की कहाँ से, बड़ी ब्राह्मणा के बिल्कुल बगल से कहाँ तक, सतवारी तक या अखनूर तक, लेकिन इन्होंने कठुआ से लेकर वहां तक का एरिया छोड़ दिया। वही दिखाया जो हकीकत में है, वो नहीं था जहां इनकी कमजोरी थी, वो दिखाने की कोशिश की जहां अच्छा बन गया था। यहाँ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं। यहाँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं। सरकार ने कहा स्किल डेवलपमेंट को लेकर कि हम नौजवानों को, इन्हीं की एक स्कीम है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में वोकेशनल टीचर्स काम करता है, वीटी जिससे बोला जाता है। मुझे बताओ, आज वो चिल्ला रहा है, रो रहा है कि हमारा हाल क्या कर दिया है। यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से भी मेरे साथ एबीवीपी के प्रवक्ता बैठे हैं, एजुकेशनिस्ट बैठे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि कभी उनका भी हाल पूछ लीजिए कि उनका इस बजट के बाद क्या दर्द है। मेरे बहुत से वीटीज टीचर्स से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अफसोस कि जहां सरकार एक तरफ स्किल डेवलपमेंट की बात करती है इस बजट में, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। वही बात अगर आपने स्टार्टअप्स की बड़ी बात हुई यहां पे, लेकिन अगर हम स्टार्टअप्स की ही बात करें तो स्टार्टअप्स में एक नौजवान के लिए जो एक नया स्टार्टअप लगाना चाहता है उसके लिए क्या है। इसके साथ यहाँ पे स्किल यूथ को लेकर बड़ी बात हुई, लेकिन स्किल यूथ के लिए भी कुछ नहीं। लखपति की, जहां आप लखपति बेटी की बात करते हैं या लखपति दीदी की बात करते हैं, मैं विनोद जी आपसे एक बात कहता हूं, यहां बातें तो बहुत सी हो जाती हैं। 1980 के दौर में को अगर आप 2001 मिनट, सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर। 1980 के दौर को अगर आप 2024 के दौर से कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें गलती करते हैं। और मैं एक बात, मैं सिर्फ 5 सेकंड, बार वहां से स्टूडियो से आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य का शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। लेकिन एक कोशिश करते हैं, एक बजट में एक प्रयास किया गया है कि हर एक सेक्शन को, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको भी कहीं ना कहीं अवसर दिया जाए, या फिर ऐसा कोशिश किया जाए कि इन टर्म बजट ऐसा हो जिसमें कहीं ना कहीं सबको लाभ मिले। तो दर्शकों, बने रहिए आप देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।